दृष्टि आईएएस क्लास नोट्स यूपीएससी पॉलिटी इसमें फंडामेंटल राइट में पीछे के लेक्चर्स हमने किए थे। यहाँ पे हम लोग आर्टिकल 12 और 13 करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ से शुरू करेंगे। कह रहे संविधान का जो भाग 3 है उसमें 12 से शुरू होकर के 35 तक फंडामेंटल राइट दिए हैं, लेकिन ये जो 12 और 13 है ये क्या करता है, इसका संबंध मूल अधिकार से ना होकर इसकी परिधि तय करने से। ठीक है, ये जो आर्टिकल 12 है वो राज्य की परिभाषा देता है ताकि स्पष्ट हो सके कि मूल अधिकारों का प्रवर्तन करना किस किस संस्था या निकाय के लिए बाध्यकारी। और जो आर्टिकल 13 है वो स्पष्ट करता है कि कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो मूल अधिकारों को सीमित या नष्ट करता हो। वह न्यायपालिका को यह शक्ति भी देता है कि यदि कोई ऐसा कानून बनाया जाए तो न्यायपालिका उसे असंवैधानिक घोषित कर सकती है, और इस शक्ति को न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक परिरक्षण की शक्ति कहा जाता है। आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा दिया गया है। इसमें जो है भाग 3 के लिए ये परिभाषा काम करेगी, अन्य भागों के लिए ये काम नहीं करेगी जो परिभाषा 12 में दिया गया है। इसमें राज्य शब्द की परिभाषा जो है उसके अंतर्गत क्या क्या आता है, 4 चीज आते हैं। भारत की सरकार व संसद, राज्य के सभी राज्यों की सरकारें, विधानमंडल और सभी स्थानीय प्राधिकारी और अन्य प्राधिकारी। अब स्पष्ट है कि इनमें पहले 2 अर्थों को लेकर के कोई संदेह नहीं हो सकता, किंतु तीसरे और चौथे जिन निकायों को रखा गया है उनमें सटीक अर्थ को लेकर संशय हो सकता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास समय समय पर ऐसे कई मामले आते रहे हैं जिनमें कुछ निकायों के संबंध में विवाद था और जिन्हें राज्य माना जाए या नहीं। कहा क्या गया है कि ये दोनों तो आप आसानी से समझ गए, तीसरा और चौथा में क्या होता है, संशय होता है, और इसी पे सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं। तो स्थानीय प्राधिकारी कह रहे हैं जहाँ तक स्थानीय प्राधिकारी शब्द का अर्थ है या प्रश्न है, इसका अर्थ उन सभी व्यक्तियों के लिए होता है जिन्हें कोई विधि या आदेश या अधिसूचना जारी करने या लागू करने की शक्ति होती है। किसे कहा जाता है, फिर से सुने, जिस व्यक्ति को कोई विधि, आदेश, अधिसूचना जारी या लागू करवाने की शक्ति प्राप्त है। जिस भी अधिकारी को ऐसी शक्ति प्राप्त है वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आता है। उदाहरण के लिए नगर पालिका, नगर निगम, ग्राम पंचायत, जिला बोर्ड इत्यादि के अंतर्गत शामिल है। वास्तविक समस्या अन्य प्राधिकारी यानी चौथे वाले पार्ट के लिए कह रहे वाक्यांश को लेकर है। इसके सटीक अर्थ के संबंध में काफी ज्यादा विवाद हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न मामलों में इस शब्दावली के पर्याप्त विस्तार किया है और बहुत से ऐसे निकाय राज्य की परिधि में शामिल किया है जो समांतर राज्य निकाय नहीं माना गया। जिसे यहाँ देख सकते हैं कि कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसी कसौटियां में निर्धारित की जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कोई राज्य है या नहीं है। क्या होगा कसौटी, निकाय वित्तीय रूप से सरकार के नियंत्रण में है या नहीं, यानी वित्तीय सहायता उसको मिल रही है या नहीं। निकाय द्वारा किए जाने वाले जो कार्य है वो सार्वजनिक महत्व के हैं या नहीं। अगर सार्वजनिक महत्व के हैं तो वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इस प्रशासनिक नियंत्रण उस निकाय पे है या नहीं है। राज्य के विभाग या उनके कार्य तो स्थानांतरित नहीं किए गए हैं। कोई ऐसा एकाधिकार तो उसको प्राप्त नहीं है जो राज्य प्रदत्त या राज्य द्वारा संरक्षित है। ठीक है, न्यायालय ने यह भी कहा है कि ये जो ऊपर कसौटियां दी गई है सिर्फ उदाहरण के लिए दी गई है, वही अंतिम कसौटी नहीं है, यानी इसमें और भी ऐड कर सकता है। आवश्यकता पड़ने पर कसौटियां और भी निर्धारित की जा सकती है। उपरोक्त कसौटियों के आधार पर न्यायालय ने अपने विभिन्न निर्णय में निम्नलिखित निकायों को राज्य की परिभाषा में शामिल किया। इन ये जो कसौटी है इनके आधार पर ये जो निर्णय है इनके आधार पर इन सब को राज्य की परिभाषा में शामिल किया है। क्या क्या है देखें, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा स्थापित सोसाइटी जिसका व्यय केंद्र सरकार या राज्य सरकार वहन करती हो। राष्ट्रीय केंद्रीकृत बैंक आता है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परिषद आता है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद आता है, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय सांख्यिकी संस्थान, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, राजस्थान विद्युत बोर्ड आता है, तेल और प्राकृतिक गैस का आयोग, अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट। अब आर्टिकल 13 क्या करता है, तो आर्टिकल 13 अन्य विधियों से मूल अधिकारों की सुरक्षा करता है। कह रहा अनुच्छेद 13 संविधान के सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेदों में से एक है क्योंकि यह न्यायपालिका की न्यायिक पुनरीक्षण अर्थात न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है वो प्रदान करता है। इसके 4 पार्ट है, 13(1), 13(2), 13(3) और 13(4). अब कह रहा है आर्टिकल 13(1) जो है संविधान के पहले की विधि की बात करता है, यानी आर्टिकल 13(1) में घोषणा की गई है कि इस संविधान के लागू होने से ठीक पहले भारत की प्रवृत्ति सभी विधियां उस मात्रा तक शून्य होंगी जिस मात्रा तक भाग 3 के उपबंध असंगत है, यानी कि अगर 20% असंगत है तो 20% शून्य हो जाएंगे। स्पष्ट है कि संविधान लागू होने के होते ही भारत के प्रत्येक नागरिक को इस अनुच्छेद से गारंटी प्राप्त हो जाती है कि पहले से प्रवृत्त कोई भी कानून उनके मूल अधिकारों पर हावी नहीं हो सकता है। ठीक है, इस संबंध में न्यायालय के सामने एक जटिल प्रश्न उठता है कि
किसी व्यक्ति के संविधान लागू होने से पहले कोई ऐसा काम किया जो मान लो अपराधी हो, उस टाइम के विधि के लिए अपराध हो, लेकिन जब हमारा फंडामेंटल राइट लागू हुआ और उसकी सुनवाई से पहले ही क्या होता है, संविधान लागू हो जाता है, फंडामेंटल राइट मिल जाता है, लेकिन फंडामेंटल राइट के अंतर्गत वो अपराध नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति दावा कर सकता है कि उसको दंड ना मिले, क्योंकि उसने तो फंडामेंटल राइट का उल्लंघन नहीं किया। तो न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि आर्टिकल जो 13 है उसका प्रभाव भूतलक्षी नहीं है, यानी कि पास्ट के लिए नहीं है। जिस दिन संविधान लागू हुआ उसके बाद उस दिन से ये चीज़ लागू होगा, ठीक है, उससे पहले से नहीं होगा। ये जो संविधान पूर्व की विधियां यानी संविधान पहले की विधियां हैं, ठीक है, इसकी परिधि को स्पष्ट करने के लिए कुछ न्यायालय द्वारा सिद्धांत दिए गए, लेकिन हालांकि अब ये जो है संविधान पश्चात की विधियों पर भी लागू हो जाते हैं। कौन सा सिद्धांत? पृथक्करण का सिद्धांत पहला। कह रहा है इस सिद्धांत के संबंध में इस प्रश्न से है कि यदि किसी अधिनियम का कोई भाग मूल अधिकार के असंगत होने के कारण असंवैधानिक सिद्ध हो गया, तो पूरे अधिनियम को शून्य घोषित कर दिया जाना चाहिए या सिर्फ उसी भाग को, यानी मान लो 20% जो है वो गलत है फंडामेंटल राइट के अकॉर्डिंग, तो क्या उसको हटाना चाहिए या पूरे पार्ट को? तो देखो इस सिद्धांत का अनुसार यह अधिनियम किसी का असंवैधानिक भाग ऐसा है, ठीक है, किसी अधिनियम का कोई असंवैधानिक भाग है जिससे मूल उद्देश्य यानी विधानमंडल अर्थात आशय को समाप्त किए बिना अलग किया जा सकता है, तो केवल मूल अधिकारों को असंगत इसी भाग को शून्य किया जाएगा, ना कि पूरे अधिनियम को। मान लो कि कोई अधिनियम उसका 20% पार्ट जो है वो असंगत है, तो उसको हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई अधिनियम है जिसका 90% पार्ट असंगत है और उसको अगर हटा दे तो कोई मतलब ही नहीं बनता, तब पूरे जो अधिनियम है उसको ही हटा दिया जाएगा। और इसी को जो है और इसे क्यों हटाया जाएगा 20% ही? क्योंकि 13(2) में जो है संविधान पश्चात विधियों के संबंध में उस मात्रा तक वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, और 13(1) में हमने स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि उसी मात्रा तक शून्य होगी जिस मात्रा तक असंगत है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये जो उस मात्रा तक वाक्यांश है, इसी में पृथक्करण की सिद्धांत जो है वो निहित है। अब कह रहे हैं किंतु इसके अपवाद के रूप में विशेष स्थिति हो सकती है यदि किसी अधिनियम का असंवैधानिक भाग उसके संवैधानिक भाग से इस तरह जुड़ा हो कि असंवैधानिक भाग को निकाल देने पर अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाता है, तो न्यायालय पूरे अधिनियम को ही असंवैधानिक घोषित कर देगा, जो मैंने बताया अभी। अधिनियम का उद्देश्य विधानमंडल का आशय ही इस बात की निर्णायक कसौटी होगी कि अधिनियम वैध या अवैध अंशों को एक दूसरे से पृथक किया जा सकता है या नहीं। दूसरा जो सिद्धांत है वो ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत है। इस सिद्धांत का सीधा संबंध आर्टिकल 13(1) में बताई गई संविधान पूर्व विधियों से है, ठीक है। हालांकि पिछले कुछ समय से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई कुछ व्याख्याओं में इस परिधि का विस्तार संविधान पश्चात की विधियों पर भी किया गया है। इसके अंतर्गत न्यायालय ने कहा है कि संविधान पूर्व की विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने के कारण मृत या नष्ट नहीं हो जाती, बल्कि मूल अधिकारों का ग्रहण लग जाने के कारण वह ढक जाती है। मतलब कुछ टाइम के लिए जब तक वो मूल अधिकार है वो ढकी रहेगी, वो निष्क्रिय रहेगी, लेकिन अगर कभी भविष्य में संविधान में संशोधन होता है या मूल अधिकार हटता है तो वो फिर से एक्टिव हो जाएगी। इसका अर्थ है कि संविधान लागू होने से पूर्व के सभी मामले में के लिए उनका प्रयोग वैध रहता है और संविधान पूर्व के मामले के लिए उनका प्रयोग वैध रहता है, अर्थात जिन मामलों पर मूल अधिकार लागू नहीं होते वहां ग्रहण या आच्छादन हट जाता है। यदि किसी मूल अधिकार में ऐसा संशोधन किया जाए कि कोई संविधान पूर्व विधि जो उसी मूल अधिकार के उन्हीं प्रावधानों के कारण आच्छादित या ढकी हुई थी, तो वो आच्छादन हट जाएगा और वह विधि फिर से सजीव होकर प्रवर्तन योग्य बन जाएगी। ऐसी विधि को फिर से पारित करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। यही था ग्रहण या आच्छादन का सिद्धांत। अब एक और है अधित्याग का सिद्धांत, जो हमारे यहाँ पे नहीं है। इस सिद्धांत का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों को अपनी इच्छा से त्याग नहीं सकता। ध्यातव्य है कि अमेरिका में अधित्याग का सिद्धांत लागू है, जिसके अनुसार यदि कोई नागरिक स्वेच्छा से अपने मूल अधिकार छोड़ना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है, ठीक है। अधित्याग का सिद्धांत ये होता है, मूल अधिकार को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है। न्यायालय का विचार था कि भारत का अधिकांश जो जनसंख्या है वो निरक्षर या गरीब है और उसे अपने मूल अधिकारों को पर्याप्त जानकारी एवं चेतना नहीं है। ऐसी स्थिति में मूल अधिकारों का अधित्याग सिद्धांत लागू करना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि कई लोगों को अपने स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। अतः न्यायालय का दायित्व बनता है कि वह जनता के अधिकारों का संरक्षण राज्य से ही नहीं स्वयं जनता से भी करे। अतः अधित्याग के अमेरिकी सिद्धांत भारतीय संविधान की व्याख्या को लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब यहाँ पे आर्टिकल 13(2) जो है संविधानोत्तर विधियां यानी कि संविधान के पश्चात की विधि की बात करता है। आर्टिकल 13(2) का संबंध संविधान पश्चात या संविधानोत्तर विधियों से है। इसमें कहा गया है कि यदि राज्य कोई ऐसी विधि बनाता है जो भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों से असंगत है या विधि उस मात्रा तक शून्य हो जाती है जिस मात्रा तक मूल अधिकारों का उल्लंघन करती है। इस अनुच्छेद का प्रभाव यह है कि संसद या राज्य विधानमंडल यदि कोई मूल अधिकार तक
विधानमंडल यदि मूल अधिकारों को सीमित या नष्ट करने वाले कोई विधि बनाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उस न्यायालय को उस विधि को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन की वास्तविक शक्ति न्यायपालिका को इसी अनुच्छेद से प्राप्त होती है, आर्टिकल 13(2) से। कह रहा है इस संबंध में यह ध्यान रखना जरूरी है कि मूल अधिकारों के असंगत संविधानपूर्ण विधियां में एक विशेष अंतर है। ठीक है, मूल अधिकारों से असंगत संविधानपूर्ण विधियों में एक विशेष अंतर है। यह अंतर है कि संविधानोत्तर विधियां मूल अधिकारों से असंगत होने पर प्रारंभ से ही शून्य अर्थात मृत होंगी, संविधान के बाद वाली, जबकि संविधान पूर्व वाली क्या होंगी, संविधान लागू होने से पहले तक चलेगी और उसके बाद जो है क्या होगी, मृत हो जाएगी, यानी शून्य हो जाएगी। मतलब जो आई है, संविधान लागू हो गया तो फंडामेंटल राइट मिल गए, अब असंगत विधि बनाएगा तो शुरू से ही जीरो रहेगा। लेकिन जो पहले से थे अधिनियम और वो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट थे, तो उस मामले में तो वो जीवित है, लेकिन संविधान लागू होने के दिन से वो मृत हो जाएंगे। ठीक है, यही अंतर है। अब कह रहा है आर्टिकल 13(3) विधि का अर्थ बताता है। कह रहा आर्टिकल 13(3) के प्रयोजन में विधि शब्द का स्पष्ट अर्थ दिया गया है। क्या दिया गया है, इसमें बताया गया है कि सभी अध्यादेश, चाहे आदेश, चाहे उपविधि, चाहे नियम, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ियां, प्रथाएं आर्टिकल 13 के संदर्भ में विधि के अंतर्गत समाविष्ट है। ठीक है, स्पष्ट है कि यहाँ विधि शब्द का अत्यंत व्यापक अर्थ मिलता है। समाविष्ट शब्द का सूचित करता है कि ऊपर बताई गई सूची संपूर्ण नहीं है, मतलब और भी अर्थात अन्य विधियां भी इसके अंतर्गत शामिल हो सकती है। अपने विभिन्न निर्णयों से सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि विधि में सिर्फ अधिनियम शामिल नहीं है, बल्कि ऐसी रूढ़ियां और प्रथाएं भी शामिल है जिन्हें कानून का बल है। कार्यपालिका के अधिकारियों द्वारा जारी किए गए प्रशासनिक आदेश भी विधि में शामिल है। प्रशासनिक आदेश भी क्या होते हैं, विधि में शामिल होते हैं। कह रहे हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ या हिंदू या ईसाई या व्यक्तिगत विधि भी इस विधि में हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू ईसाई मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू या ईसाई की जो व्यक्तिगत विधि है वह इस विधि में शामिल नहीं है। अर्थात संविधान भाग 3 में व्यक्तिगत विधियों को खारिज नहीं करता है। ठीक है, किसी व्यक्तिगत विधि को खारिज नहीं करता। अब है ध्वज संहिता, जिसे हमारे राष्ट्र ध्वज फहराने जाने से संबंध में मार्गदर्शन किया, वह मार्गदर्शन या निर्देश विधि नहीं है। ध्वज संहिता एक विधि नहीं है। ठीक है, अब आर्टिकल 13(4) अनुच्छेद 13 व 368 का संबंध इसमें दिया गया। कह रहे कि आर्टिकल 13(4) मूल संविधान में नहीं था। 24वें संविधान संशोधन 1971 में इसको जोड़ा गया, जिसका उद्देश्य 1967 में जो गोलकनाथ मामले के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करना था। गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि आर्टिकल 13(2) के आधार पर न्यायालय संविधान संशोधन के लिए पारित की गई विधियां पुनर्विलोकन भी कर सकता है। उसका मतलब पुनर्विलोकन कर सकता है। अगर वे मूल अधिकारों के विरुद्ध है तो उन्हें असंवैधानिक भी घोषित कर सकता है। लेकिन आर्टिकल 13(4) में कह दिया गया कि आर्टिकल 13 की कोई बात, यानी आर्टिकल 13 में जो विधि कहा गया है वह 368 के तहत किए जाने वाले संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। आगे चलकर केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने इस संशोधन को वैध घोषित किया, जिसका अर्थ है कि अब भी आर्टिकल 13 का प्रभाव 368 के तहत पारित संविधान पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यही थे 4 पार्ट इसके। अब न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक पुनरीक्षण होता गया है। तो कह रहे हैं न्यायिक पुनरीक्षण या न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय संविधान में सबसे महत्वपूर्ण लक्षणों में से एक है। इसका अर्थ है कि यदि विधायिका द्वारा पारित कोई कानून संविधान के उपबंधों या संविधान की मूल भावना के असंगत है तो न्यायालय ऐसे कानूनों को असंवैधानिक घोषित करके इसके प्रवर्तन को रोक सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13, 32 और 226 के माध्यम से न्यायपालिका को यह शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्विलोकन का मूल संबंध शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत से है, यानी न्यायिक विलोकन का जो मूल संबंध है शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत से। व्यावहारिक रूप से अमेरिका में ही इस सिद्धांत की पहली बार लागू हुआ था। अमेरिका में ही यह सिद्धांत पहली बार लागू हुआ था। शक्तियों के पृथक्करण के संदर्भ में जरूरी होता है कि शासन के 3 अंग एक दूसरे से स्वतंत्र रहे, किंतु साथ ही उनका एक दूसरे पर नियंत्रण प्रभाव भी हो। ऐसी व्यवस्था में विधि को 2 स्तर होते हैं, साधारण विधि और सर्वोच्च विधि। ऐसी व्यवस्था में विधि के 2 स्तर होते हैं, एक साधारण विधि और दूसरा सर्वोच्च विधि। सर्वोच्च विधि के रूप में लिखित संविधान होता है और साधारण विधियों के रूप में उपबंधों के अनुसार बनाई जाती है। यदि विधायिका कोई भी विधि बनाती है जो संविधान अर्थात सर्वोच्च विधि के असंगत हो तो असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है। ध्यानतव्य है कि अमेरिका के मूल संबंध में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को स्पष्ट करने वाला कोई उपबंध नहीं है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का निर्वचन करते हुए स्वयं ही शक्ति को धारित किया है, यानी कि जो है स्वयं ही शक्ति को धारित करता है इसका सर्वोच्च न्यायालय। मुख्य रूप से यह सिद्धांत मारवरी बनाम मेडिसिन केस 1803 मामले में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश जॉन मार्शल ने प्रतिपादित किया था। ठीक है,
ये जो है जॉन मार्शल ने प्रतिपादित किया था। अमेरिकी संविधान के 5वें संविधान संशोधन में प्रयुक्त शब्दावली यथोचित विधि प्रक्रिया की व्याख्या के माध्यम से न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति धारण हुई थी या विकसित हुई थी। आगे चलकर अमेरिकी संविधान के 14वें संविधान संशोधन में यथोचित विधि प्रक्रिया शब्द कौन सा पहले था, यथोचित विधि प्रक्रिया 5वें संविधान संशोधन में, और यथोचित विधि प्रक्रिया शब्दावली का प्रयोग किया गया फिर से 14वें संविधान संशोधन में। अमेरिकी न्यायपालिका ने प्रायः इस शब्दावली का आधार पर ही न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त की है। अब अगर भारत में देखें कि भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का स्रोत क्या है, तो कह रहे जहां तक भारतीय संविधान का प्रश्न है, इसमें आर्टिकल 13, 32 और 226 में घोषित तौर पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है। 1950 से 80 के दौर में जब भारतीय संसद और सर्वोच्च न्यायालय के बीच न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति को लेकर बार बार संघर्ष हुए, तो संसद ने न्यायपालिका से यह शक्ति छीन ली चाहे, जो सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे का हिस्सा है, जिसे संसद के 368 के तहत संविधान संशोधन करके भी नहीं हटा सकती। उसके बाद मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 तथा कई मामले में निर्णय देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने यह दोहराया कि न्यायिक पुनर्विलोकन भारतीय संविधान का आधारभूत लक्षण है। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि संविधान के आर्टिकल 13, 32 और 226 में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति स्पष्टता न दी गई होती, तो क्या भारतीय न्यायपालिका इस संबंध से वंचित होती या इस शक्ति से वंचित होती? इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि यदि ये उपबंध संविधान में न होते तो भी न्यायिक पालिका के पास पुनर्विलोकन की शक्ति होती, क्योंकि यह शक्ति संवैधानिक विधि की प्रकृति में ही शामिल है। अब क्या न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति असीमित है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? तो इसमें इस प्रश्न का काफ़ी विवाद है कि भारतीय न्यायपालिका की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति सीमित है या असीमित। कुछ आधारों पर इस शक्ति को सीमित माना जाता है, जैसे आर्टिकल 31 का क के अनुसार अगर कोई विधि भूमि सुधारों के पक्ष में बनी है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि वो आर्टिकल 14, 19 का उल्लंघन करती है। अब है आर्टिकल 31 ख के अनुसार अगर किसी अधिनियम या आदेश को 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो उसका न्यायिक पुनर्विलोकन किसी आधार पर नहीं किया जा सकता। उसके बाद आर्टिकल 31 का ग के अनुसार यदि अनुच्छेद 39 ख और 39 ग में निहित निर्देशक तत्वों की उपलब्धि के लिए संसद कोई विधि बनाती है तो उस विधि को न्यायालय इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि वह विधि अनुच्छेद 14 और 19 में दिए गए मूल अधिकारों के असंगत है। किंतु ध्यान रखने योग्य यह बात है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे सिद्धांत प्रस्तुत किया है और 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में उनके परोक्ष रूप से घोषित किया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति भी संविधान के आधारभूत ढांचे में शामिल है। वर्तमान में यदि संसद का कोई कानून 9वीं अनुसूची में सम्मिलित करती है तो भी न्यायपालिका के पास उसके पुनर्विलोकन की शक्ति बनी रहती है। आर्टिकल 31 ग में जुड़े विषयों पर भी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है। इस अर्थ में ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायपालिका के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति असीमित है, किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय संविधान संसद तथा सर्वोच्च न्यायालय के मध्य शक्तियों के संतुलन की व्यवस्था करता है। संसद के पास यह शक्ति है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को शून्य करने के लिए संविधान में संशोधन कर दे। हाँ, यह जरूर है कि इस विवाद में अगर सर्वोच्च न्यायालय किसी विषय को संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा घोषित कर देता है तो उस विषय पर संसद की शक्ति समाप्त हो जाती है और न्यायालय के पुनर्विलोकन की संबंधित शक्ति असीमित हो जाती है। अब है भारत और अमेरिका के न्यायिक पुनर्विलोकन की तुलना। कह रहा है ध्यानतव्य है कि भारत और अमेरिका में न्यायालय की न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति बराबर नहीं है। हालांकि अमेरिकी संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति की चर्चा नहीं की गई थी, जबकि भारतीय संविधान में स्पष्ट चर्चा की गई थी। पहला अंतर यही हो गया। तब भी भारतीय न्यायपालिका के पास अमेरिकी न्यायपालिका की तुलना में यह शक्ति बहुत कम है, यानी भारतीय न्यायपालिका के पास अमेरिकी न्यायपालिका की तुलना में यह शक्ति बहुत कम है। भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तुलना में बहुत लंबा है, क्योंकि अधिकांश मामले इसमें संवैधानिक प्रावधान स्पष्ट भाषा में लिखे हुए हैं भारतीय संविधान में, अतः यह संविधान निर्वचन का प्रश्न बार बार नहीं उठता। इसके विपरीत अमेरिकी संविधान में सिर्फ मूल सिद्धांत बताए गए, विस्तृत उपबंध नहीं किए गए, इसलिए वहाँ संविधान में निर्वचन का प्रश्न बार बार उठता है और इसी वजह से न्यायपालिका क्या होती है, शक्तिशाली हो जाती है वहाँ पे। अब भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान की तुलना में बहुत लचीला है, इसलिए संसद संशोधन करके संविधान के प्रावधानों को स्पष्ट और सीमित कर सकती है। अमेरिकी संविधान में संशोधन करना अत्यंत कठिन है, वहाँ पे ऐसा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आर्टिकल 14 to 18 देखेंगे। थैंक यू।